Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhana Dwivedi, I am your Hindi teacher. तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी साहित्य का टर्न है, यानी हिंदी फर्स्ट का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 16 का भाग 3 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था पानी की बूंद। ठीक, आज मैं उसके आगे की कहानी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था कि वो जो बूंद थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी, तो एक गर्म जलधारा से टकरा के पिघल गई और फिर वो समुद्र का भाग बन गई। कुछ दिन वो समुद्र के ऊपर रही, फिर वो नीचे चली गई देखने के लिए कि नीचे भी कौन कौन रहता है। तो वो नीचे जाके देखती है, तो वहां पर वो देखती है क्या कि बहुत तरीके के वहां पर जीव जंतु रहते हैं। केवल उसके भाई बंधु ही वहां नहीं रहते, और भी अनेक जीव जंतु रहते हैं। फिर वो वहां पर बहुत दिनों तक घूमी टहली, देखती रही, और फिर और नीचे जाने पर उसने देखा कि वहां पर भी जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं। तो इस तरीके से वो बहुत दिनों तक वहां पर घूमती रही। फिर वो ऊपर आने की सोची, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकी, क्योंकि ऊपर कई मील मोटी तह थी पानी की, तो उसमें से उसको ऊपर आ पाना असंभव था। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने भाई बंधुओं के साथ आगे की ओर चली गई। एक चट्टान में घुस गई, बहुत दिनों तक वो चट्टान में रही। फिर वो धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ी, फिर एक ऐसे स्थान पे पहुंच गई जहां पर ठोस वस्तु का नाम भी ना था। लाल पीली बड़ी बड़ी चट्टानें थी। ठीक है, और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने के लिए उतावली, मतलब इधर उधर नाना प्रकार की धातुएं बह रही थी। तो ऐसे स्थान पे पहुंचकर वो सब बहुत खुश थे, और इसी स्थान पर पहुंचने के बाद उनके साथ एक दुर्घटना होते होते बची। ठीक है, उनके साथ एक दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन वो बच गए। इस प्रसन्नता में वो इतने खुश थे कि वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर तापक्रम बहुत ऊंचा था। तो उनके साथ जो उनका अगुआ था वो सबसे पहले वहां पहुंचता है। तो इसलिए वो क्या होता है कि वो परिवर्तित हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ओसजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो सब डर जाते हैं और फिर वहां से वो दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उसके आगे की कहानी बताऊंगी। तो अब मैं अपने पाठ की तरफ चलती हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग पाठ को सुनिएगा, और जहां भी इंपॉर्टेंट लगे उसको पेंसिल लेके अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि इस दुर्घटना से वे सब बहुत ज्यादा डर गए थे, और वे सब क्या हो गए, कुछ साथियों के साथ अपने दूसरी ओर निकल चले। अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूं। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। ठीक है, वे सब पृथ्वी के नीचे पहुंच गए। पृथ्वी के मतलब नीचे नीचे से वो ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे पृथ्वी जो थी वो हिल रही थी। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, जैसे विस्फोट होता है, तो एक बहुत जोर से विस्फोट हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि यानी वहां पे क्या हो रहा था। भूकंप आया था। पृथ्वी कब हिलती है? जब भूकंप आती है, भूकंप आता है। तो भूकंप आया था, तो इस वजह से पृथ्वी रह रह के हिल रही थी, और उसके बाद इतने जोर का विस्फोट हुआ, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वहां पे। इससे क्या हुआ कि वो जो पानी की बूंद थी वो ऊपर उड़ गई आकाश में, और फिर वो सब जो बूंद थे वो बहुत सब चौंक गए कि ये कैसी दुर्घटना हो गई। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। फिर वे सब पीछे देखते हैं घूम करके, तो क्या देखते हैं कि जहां पे वो थे वो वहां पे पृथ्वी जो थी वो फट गई थी,
और उसमें से धुआं निकल रहा था, रेत निकल रही थी, पिघली धातुएं निकल रही थी तथा लपटें निकल रही थी, मतलब आग की लपटें। ठीक है, तो जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो इसी तरीके की चीजें निकलती हैं, धुआं निकलता है, रेत निकलता है, पिघले हुए लावे निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें से निकल रहा था। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। बूंद को ये जो दृश्य था ये बहुत ही अच्छा लगा। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। बूंद जो थी वो इस दृश्य को बार बार देखना चाहती थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। लेखक कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया तुम किस चीज की बात कर रही हो, ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। बूंद कहती है कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी ही कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। जो बूंद थी वो गर्मी से क्या हो गई, भाप बन गई। ठीक है, तो वो ऊपर पहुंच गई आकाश में। जब वो आकाश में पहुंची तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर भाप का एक बहुत बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले। आप जानते ही हो कि बादल जब गरजते हैं, बादल कैसे बनते हैं, भाप से ही बादल बनते हैं। तो जब वो बादल क्या करेंगे, आएंगे तो क्या करेंगे, गरजेंगे। तो फिर वो गरजते हैं और गरज करके जो भाप का दल था वो आपस में मिल जाता है और फिर उसके आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। फिर बूंद बताती है कि मेरी जो पुरानी सहेली आंधी थी उससे भी मेरी मुलाकात हुई। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। ठीक है, जैसे जो भाप होता है, ठीक है, वो इधर उधर कैसे उड़ता है, हवा के माध्यम से ही उड़ता है, अपने आप तो वो उड़ता नहीं। तो जो आंधी थी वो जब चलती थी, इधर चलती थी तो वो भाप उधर चलती थी, उधर जाती थी तो भाप उधर जाती थी। तो वो वही बताती है कि जो मेरी पुरानी सहेली आंधी थी, हम उसके पीठ पर चढ़े हुए कभी इधर जाते और कभी उधर जाते। वो दिन भी बड़े आनंद के थे। मतलब उस समय बूंद को बहुत मजा आ रहा था। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बूंद बताती है कि हम आकाश में आजाद होकर हंसते खेलते घूमते रहते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। फिर बूंद बताती है कि हमारे साथ बहुत से भाप जलकण मिल गए और इस वजह से हम कैसे हो गए, बहुत ज्यादा वजनदार हो गए, बहुत ज्यादा भारी हो गए, नीचे झुकाए। जब भाप हल्का होता है तो वो ऊपर आकाश में उड़ता है। ठीक है, और जब वो धीरे धीरे भारी होता जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता जाता है। तो नीचे आ गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, यानी बारिश हो गई। तो बारिश होती है तो क्या होता है, बूंदें गिरती हैं। तो इस तरीके से वो बूंद फिर आसमान से जमीन पर आ गई। फिर वो क्या बताती है कि मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर को बह चली। बूंद बताती है कि मैं जब गिरी आसमान से तो मैं एक पहाड़ पर गिरी। तो जब मैं पहाड़ पर गिरी तो जो मेरे साथ साथी थे वो भी वहीं पर गिरे और फिर हम सब बहुत ज्यादा मैले कुचैले हो गए, मतलब गंदे हो गए और फिर एक साथ दूसरी ओर बह चले। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। बूंद बताती है कि हम पहाड़ पर क्या किए, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते थे, दूसरे पत्थर से तीसरे पत्थर पर कूदते थे और हंसते थे। तो उस समय जो मजा आया, जो आनंद आया, वो हम अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक, हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। फिर बूंद बताती है कि एक बार हम लोग क्या किए, बहुत ऊंचे शिखर से यानी पहाड़ की चोटी से कूदे और एक चट्टान पर गिरे। बेचारा जो चट्टान था यानी पत्थर था वो हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया।
आप लोग जानते हो जब पानी की धार गिरती है ऊंचाई से तो उससे बहुत ही कठोर से कठोर पत्थर टूट जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो इस तरीके से जब वो बूंद गिरी एक चट्टान पे तो वो चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, रेत यानी बालू, जो तुम इतने बालू देख रहे हो वो कैसे हुए हैं? पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। वो कहती है बूंद कि इन पत्थरों को चबा चबा कर हम ही लोग रेत बनाते हैं, यानी बालू बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद बताती है कि जब हम अपने में खुश होते हैं बहुत ज्यादा तो कितना भी कठोर पत्थर का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, वो हमारे प्रहार से बच नहीं सकता। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। फिर वो बूंद बताती है कि हम अपने विजय यानी हम अपने जीत से इतने खुश हो गए, उसके बाद हम लोग जो जितने साथ में थे वो इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। फिर बूंद बताती है कि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं समतल भूमि पर जाऊं और उसे देखूं, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। जो बूंद थी वो किस में मिल गई? एक छोटी धारा में मिल गई, यानी नदी में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। फिर बूंद बताती है कि जब मैं नदी के रास्ते जा रही थी तो वो जो दिन थे वो बहुत ही ज्यादा आनंददायक थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उन्हें गिरा देते। जब नदी का बहाव होता है तो जिस रास्ते से नदी जाती है उस रास्ते में जितनी भी ऊंची नीची भूमि होती है उसको काटते हुए, बराबर करते हुए और फिर पेड़ों को खोखला करते हुए, गिराते हुए। जैसे जब पेड़ है तो पेड़ के नीचे से जब वो मिट्टी खींच लेगी नदी तो क्या होगा? उसकी जड़ खोखली हो जाएगी, जड़ गिर जाएगी, जड़ मिट्टी को छोड़ देगी तो क्या होगा? पेड़ गिर जाएगा। तो इस तरीके से वो पेड़ को भी गिरा देते हैं। बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंची। फिर बूंद बताती है कि इस तरीके से हम भूमि को काटते हुए, पेड़ों को गिराते हुए जा रहे थे तो बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंचे। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। बूंद कहती है कि जब हम लोग नगर के पास पहुंचे तो वहां मैंने देखा कि एक मीनार बनी है ऊंची सी और उसमें से काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। बूंद कहती है कि मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर वो क्या चीज है, उससे क्या निकल रहा है, वो देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। और जैसे ही मैं वो आगे बढ़ी मैंने अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया। मतलब मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। फिर बूंद बताती है कि जैसे ही मैं अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंची उसे देखने के लिए, मैं एक नल में चली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। कई दिनों तक इस नल से उस नल, उस नल से उस नल घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। बूंद क्या करती है कि वो सोचती है कि किस तरीके से मैं इस नल से निकलकर भागूं। भाग्य मेरे साथ था। फिर बूंद कहती है कि जो मेरी किस्मत थी वो मेरे साथ थी। बस एक दिन क्या हुआ कि वो रात के समय एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। फिर बूंद बताती है कि जहां नल टूटा था मैं वहां से निकल ली और निकल करके पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। फिर वो बताती है कि इसी तरीके से मैं अंदर अंदर घूमती रही पृथ्वी के अंदर अंदर और एक दिन इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई।
वह रुकी। बूंद बोल रही थी तो बोलते बोलते वो रुक गई। सूर्य निकल आए थे। मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि जब सूर्य निकल आता है तो उसको शक्ति मिलती है उड़ने की। किसे? बूंद को। तो बूंद बात करते करते रुक जाती है क्योंकि उस समय सूर्य निकल आया था। फिर बोलती है बस, मैंने कहा। लेखक कहता है बस। लेखक उससे पूछता है बूंद से कि बस इतना ही कहानी था? फिर बूंद कहती हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। बूंद कहती है कि हाँ, मेरे पास अब इतना ही समय था, मैं तुम्हें इतनी कहानी सुना सकती हूँ। मेरी कहानी यहीं पर खत्म हुई और अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती क्योंकि अब सूर्य निकल आए हैं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ओस की बूंद आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुबह सुबह होता है ठंडक के मौसम में, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो किसी भी पत्ते पर देखोगे तो वहां पर ओस की बूंद पड़ी रहती है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य जैसे ही उदय होता है सारी ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब सूर्य उदय हुआ तो लेखक के हाथ से वो ओस की बूंद भी गायब हो गई। तो ये आपके पाठ की कहानी थी और इसके लेखक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन है, रामचंद्र तिवारी जी हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, पाठ से है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? दूसरा है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तीसरा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज अथवा पुरखा क्यों कहा? पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पांचवा प्रश्न है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य की। ठीक है, तो ये तो आपके प्रश्न हो गए। आपको केवल पाठ से ही करने हैं प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। कल मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर, कल क्या आज ही मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ दोनों भेज दूंगी। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके आगे की कहानी तो अब कुछ है नहीं, इसमें सब समाप्त हो गया। अब इसके आगे के वीडियो में आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, यानी पाठ 17। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।